प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ऐसे में बनता है कि उनको अपना पैटर्न समझना होगा। अभी भी हमसे कुछ बच्चे सवाल करते हैं, सर क्या 20 MCQ आएंगे, क्या OMR शीट पर होंगे? तो मैं कहता हूं भैया आप कहाँ सो रहे थे, बिल्कुल आएंगे। 20 MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। ठीक है, तो OMR शीट आपको कैसे फिल करनी है हमने ऑलरेडी हिंदी की प्लेलिस्ट में दे दिया है और क्रैश कोर्स में भी दे दिया है, सब जगह। ठीक है, तो आइए हम इस पेपर को एक एक प्रश्न करके हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न नया होगा, इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ने हैं। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू ओनली रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड इंस्ट्रक्शंस। 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी कॉपी पढ़ें, कॉपी के पीछे लिखे गए इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और आप अपने पेपर में दिए गए जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और फॉलो करें ताकि आप गलती ना करें। 2023 का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और पहली बार MCQ यानी OMR बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और कायदे से एग्ज़ाम देना है, सावधानी पूर्वक। चिंता अलग बात है, सावधानी अलग बात। तो सावधानी अपनानी है, चिंता नहीं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शंस में आपका पेपर होगा। सेक्शन ए आपका होगा, कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट यानी कि विद्यार्थी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट, यानी OMR शीट में आंसर देने हैं आपको। सेक्शन बी आपके डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक प्रश्न होंगे। विवरणात्मक प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कुछ छोड़ने होंगे। जैसा आपको इंडिकेट किया जाए वैसे हल करना है आपको। तो सेक्शन ए में सीधी सी बात है, एक अनसीन पैसेज आएगा, यानी एक आपका पैसेज जो आएगा वो होगा अनसीन यानी अपठित गद्यांश और एक आपके प्रोज से आएगा। तो मैं देखता हूँ चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। किसी भी राष्ट्र के जो भविष्य होते हैं वे बच्चे होते हैं। दे शुड बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड फूड सो दैट दे वुड बिकम एन एसेट to their country, but it is unfortunate that children are being used as child laborers। यानी यहाँ पर चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के लिए आवाज उठाई गई इस पैसेज में। इतनी समझ गए आप। अब इसके नीचे आपको कुछ मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ नहीं मतलब 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। इन विच ऑक्यूपेशन स्टिल देयर इज नो बैन ऑन चाइल्ड लेबर। तो जब आप ये प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा आप ये पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कहाँ पर आपको है। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इन विच ऑक्यूपेशन स्टिल देयर इज नो बैन ऑन चाइल्ड लेबर। तो यहां पर आप देखेंगे तो लिखा होगा, यहां है, यहां पैसेज में इसका उत्तर मिलेगा, देयर इज नो बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो यहां पर आप ये आंसर आपका होगा। तो यहां ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे ऑप्शन में नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द इंडस्ट्री दैट हैज ए स्पेशल डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर। उस कंट्री का नाम बताओ जहां पर स्पेशल तौर पे बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता, मांग होती है बाल श्रम की। ठीक है, तो ये कंट्री आपकी कौन सी होगी, तो आपका 2 का आंसर होगा सी, कारपेट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री होगी, कंट्री नहीं इंडस्ट्री। तो कारपेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर चाइल्ड लेबर की डिमांड है और ये आपको इसी पैसेज में कारपेट इंडस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज से ही होगा। विच वर्ड इन पैरा 3 मीन्स द सेम एज नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस का मीन सेम यानी नेग्लिजेंस का पर्यायवाची आपको बताना है, तो 3 का सी लैक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, नेग्लिजेंस का लैक्सिटी हो जाएगा आपका इसी पैसेज में। कह रहा पैरा 3 में दिया गया है, तो पैरा 3 आप यहाँ देखेंगे तो ये पैरा 3 में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको।
फिर देखिए, अब ये पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पहली लिंक दी जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड कर लीजिए और इसके पैसेज और पूरा पेपर प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 पैसेज, ऊपर से पैसेज के क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां से 4 से लेकर के 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी अब आपको या 4 से 8 तक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। शी हैज़ बीन हार्ड सिंस लास्ट नाइट, तो हार्ड बी हैज बीन वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड, वर्किंग हार्ड या टू वर्क, ये आपका लिया गया है। ये 4 से 8 4 क्वेश्चन जो हैं आपके ग्रामर पोर्शन के हैं। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा सी, सी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग आपका भरा जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन वर्किंग सही होगा। राम वेंट टू ए शॉप, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इसको आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वेंट लगा है, सेकेंड फॉर्म लगी है, तो आप समझ गए पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म के लिए। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में है और फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलना है, तो आपको आप 5 का लगा लीजिए ए। राम विल गो टू ए शॉप, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जाएगा, बस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में राम विल गो टू ए शॉप होगा, या आप गोइंग मत लगाइएगा। ठीक है, फिर नेम द पार्ट्स ऑफ, तो 5 का ये सही हो गया। ठीक है, 6 के देखिए, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस, ही विल राइट ए सेंटेंस डेली, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन, अंडरलाइन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट में अंडरलाइन है, तो आप ढूंढिए नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ही विल राइट ए सेंटेंस डेली, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, क्या है ये, क्या है ये, राइट जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, तो राइट मीन्स लिखना, तो लिखना क्या हुआ, एक वर्ब हो गई, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ करना ही नहीं है, 6 का सी लगा दीजिए, हो गया आपका सही आंसर। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग दी वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर फ्रेम करेक्ट करना है एक सेंटेंस। ठीक है, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो अब इसको आपको रीऑर्डर करना है, ये इधर उधर तितर बितर हो गए हैं, पजल वर्ड समझिए, तितर बितर हो गए हैं, और आपको इसका क्या करना है, रीऑर्डर करना, सही इस तरीके से आपको लगाना है। तो इसका आप क्या लगा देंगे, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक है, या मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, नहीं, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, हो गया। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कौन सा वर्ड है जो आपका की स्पेलिंग एकदम सही बता रहा है, वो बताइए। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, बिलीव, ये बिलीव की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा तो वो अपना समझ लेंगे। फिर एक पैसेज आपका आएगा, ये सब एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर एक पैसेज आएगा जो आपके बुक से होगा। ठीक है, प्रोज बुक से आपका पैसेज पूछा जाएगा और उस पैसेज के नीचे, यानी इन कंप्रीहेंशन पैसेज जो होता है वो करा भी चुके हैं लेंचो वाला, तो रीड ए पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको केयरफुल्ली पढ़ना है इस पैसेज को, और पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, नहीं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है, यानी 2 अंक का ये पूरा का पूरा है मामला। लेंचो शोव्ड नॉट दी slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. आप समझ गए होंगे। तो why did Lencho not show any surprise, यानी आश्चर्य नहीं हुआ उसको, उसने आश्चर्य कोई नहीं दिखाया। when he found the money in the letter, जब उसने पत्र में धन पाया तो क्यों नहीं दिखाया। ठीक है, अब बताओ क्यों नहीं दिखाया। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 9 का ए हो जाएगा, फेथ इन गॉड, वो गिना नहीं उसने, यानी ऊपर लिखा है लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट द बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी।
गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। तो उसका गॉड में क्या था, विश्वास था, इसलिए लिंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसने गॉड पर भी ये आरोप नहीं लगाया। उसने सोचा कि गॉड, भगवान भला कैसे गलती कर सकता है। व्हाट मेड लिंचो एंग्री, किसने वो क्या था जिसने लिंचो को बड़ा क्रोधित कर दिया। फाइंडिंग लेस मनी, फाइंडिंग द एनवेलप टॉर्न, थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ वुड हैव स्टोलन द मनी। तो 10 का जो सही जवाब है वो आपका ए है, फाइंडिंग लेस मनी। जब उसने कम धन प्राप्त किया तो लेंचो एंग्री हो गया। ठीक है, अब 11वां देखिए, 11वां क्या है, 11 से 13। ठीक है, 11 से 13 क्या है, 11 से 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द, यानी कि अब प्रोज से जो आपके चैप्टर हैं वहां से आपको 11, 12 और 13 तीन प्रश्न आपको मिलेंगे आपके चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि मंडेला वाला है, जैसे कि लेंचो वाला है। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो यहां से चुनना है। ठीक है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी थी जो मंडेला ने ज्वाइन की थी। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा वी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। ठीक है, एट वाट एज डिड गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस, जब उन्होंने अपना महल छोड़ा तो गौतम बुद्ध की उम्र क्या थी। 25 ईयर्स, 12 ईयर्स, 32 ईयर्स, 37 ईयर्स। ठीक है, क्या थी उम्र वो बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर आपका होगा वो ए होगा। 25 ईयर्स में जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, लेफ्ट हिज पैलेस, उन्होंने अपना महल छोड़ दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स इज रिटन इन लिटरेसी जेनर कार्ड। ठीक है, जर्नल, मेमोरी, मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी या फिर डायरी। एक डायरी जो यंग गर्ल द्वारा लिखी गई उसको क्या कहा जाता है, मतलब लगभग साहित्य में उसको किस विधा के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी क्या है, मेमोयर हो जाएगा। ठीक है, मेमोयर मतलब होता है संस्मरण कहा जा सकता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, अब आपकी जो पोएट्री है यानी जो पोएम है उन पद्यांशों का पढ़ना होगा और क्वेश्चंस मतलब उनके नीचे दिए गए हैं। तो दी वे ए क्रो डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, हु वाज सिटिंग इन दी ट्री, तो ट्री पे कौन बैठा था, कौआ बैठा था, तो क्रो वहां आया है ना, क्रो, तो बी, 14 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था, तो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, तो अंडर ए हेमलॉक ट्री, तो 15 का ए आप लगा देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 16 to 20 यानी 16 से लेकर 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20, चार क्वेश्चन जो हैं 16, 17, 18, 19 और 20, ये 5 क्वेश्चन आपके हैं। क्या, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जो आपको मोमेंट बुक में दिए गए हैं वो समझना है। द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्री, तो मतलब द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्रीज डॉग इज, मिसेस पम्फ्री के डॉग का क्या नाम था, टॉमी, राज, ट्रिक्की या जो। तो मिसेस पम्फ्री का जो डॉग था तो आप सभी जानते हैं उसका नाम था ट्रिक्की। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी इज, क्या है, अनिल, एन ओल्ड मैन, द शॉपकीपर, हरी सिंह। यानी द थीव्स स्टोरी, इसका जो है नरेटर कौन है, लेखक कौन है, ये बताना है आपको। तो 17 का जो आंसर है वो डी होगा, हरी सिंह है। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट वाज ए लॉलेस पर्सन, लॉ अबाइडिंग पर्सन, गुड आर्टिस्ट या नॉनसेंस फेलो, क्या था वो। तो 18 का आप लगा दीजिए ए, लॉलेस पर्सन, यानी जो वो क्या था, कानून रहित था, उसमें कोई कानून नहीं था, यानी वो जो है विधि को नहीं मानता था, कानून रहित पर्सन कह सकते हैं। स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज वेयर कलेक्टेड बाय एब्राइट बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, 20, 25, 90 या न्यूमरस। तो इसका जो सही जवाब है 19 का वो हो जाएगा बी, 25। कितनी स्पीसीज, प्रजातियां, बटरफ्लाइज कलेक्टेड, एब्राइट के द्वारा कितनी प्रजातियां कलेक्ट की गई बटरफ्लाई की, तो 25। ठीक है,
तो 25 यहाँ पे लिख देंगे। मॉन्सियर लॉइजल इज ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, टूरिज्म डिपार्टमेंट या फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये होगा द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में मॉन्सियर लॉइजल क्या थे, क्लर्क थे। ठीक है, तो ये 20 आपके जो थे एमसीक्यू थे। एमसीक्यू कहाँ देने हैं आपको, ओएमआर पे देने हैं। ओएमआर कहाँ चेक होगी, कंप्यूटर के द्वारा चेक होगी ओएमआर। तो आप जो है इसके बारे में सोचते रहिए, ओएमआर करा देंगे, इसके बारे में आप जो है बहुत कायदे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। चलते हैं पार्ट बी की तरफ, यानी कि आपका सेक्शन बी जो डिस्क्रिप्टिव आना है, यानी वर्णनात्मक आना है। सेक्शन बी आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको कॉपी पे लिखना स्टार्ट करना होगा। पॉल्यूशन हैपेंस व्हेन अनवांटेड गैसेज एंड अदर मटेरियल्स एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट। इट कॉजेज वेस्ट, फाइनेंशियल लॉसेस एंड डैमेज टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ। कुल मिला के प्रदूषण पे ये पैसेज है आपका। अब उसके नीचे देखिए क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर इसी पैसेज में खोजिए और सारे प्रश्नों का भी उत्तर इसी पैसेज में। इस पैसेज के नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों का उत्तर इसी पैसेज में है। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो ढूंढेगा वो पा जाएगा। देखो यहां पर कह रहा है What are the main factor responsible for pollution? तो यहाँ दिखेगा high growth in industry, यानी कि large growth in industry and in the world's population in the last 100 years have led to more and more industrial process and pollutions। यानी कि बहुत ज़्यादा उद्योगों का बढ़ना और पॉपुलेशन का बढ़ना, सीधी सी बात है, लार्ज ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। ये आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट्स डू पोल्यूट रिवर्स एंड ओशियंस, यानी क्या कौन से तत्व हैं या कौन से कारक हैं जो नदियों और समुद्रों को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। पोल्यूट मतलब प्रदूषित करना। कौन से कारक हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ हैवी मेटल्स सच एज मर्करी एंड लेड, केमिकल्स, सेवेजेस एंड ऑयल स्पाइल्स आर पोल्यूटिंग लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। ठीक है, यानी इसको आप शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मर्करी एंड लेड, केमिकल्स, सेवेज एंड ऑयल स्पिल्स पोल्यूट रिवर्स एंड ओशियंस। ठीक, ये लिख देंगे। फिर है तीसरा प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स डिफिकल्ट एंड सी थ्रो। ठीक है, डिफिकल्ट टू सी थ्रो, आसपास देखने में कठिन, तो डिफिकल्ट टू सी थ्रो, तो उसको क्या कहेंगे, उसमें को कहेंगे हम डेंस। डेंस माने गहरा, तो यहां पर आप लिख देंगे डेंस, DENSE। ठीक है, डेंस, डेंस माने क्या हो जाएगा, गड्ढा या गहरा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डिफरेंट। डिफरेंट वर्ड की आपको नाउन फॉर्म में लिखना है, तो डिफरेंट को डिफरेंस लिख देंगे आप, डिफरेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, DIFFERENCE, डिफरेंस लिख देंगे तो ये आपका नाउन बन जाएगा। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये सारे लेटर हम करा देंगे, एप्लीकेशन करा देंगे और आर्टिकल करा देंगे धीरे धीरे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन। पूरी फीस माफ करने के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो। या रिसेंटली ए कल्चरल प्रोग्राम वाज अरेंज्ड इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ द लोकल आर्टिस्ट ऑफ द सिटी फॉर रेजिंग फंड्स टू हेल्प एन एसोसिएशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ऑफ योर सिटी। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। इस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, लिखना है। राइट एन ऐसे आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 80 वर्ड्स ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इस पर आपको कितने लिखने हैं, आपको
80 से 100 शब्दों में आपको ये लिखना है निबंध। रीराइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आपको बदलना है। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। तो इसका बनेगा क्या, क्या बनेगा, तो बनाई, चलिए बनाते हैं हम। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, क्या बना देंगे, ही आस्क्ड मी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसने कहा विल यू हेल्प मी टुडे, तो आप बनाएंगे विदर। ठीक है, विदर, वेदर हेल्प, विदर, नहीं, ऐसे विदर के बाद आई वुड। ठीक है, आई वुड हेल्प हिम दैट डे, हेल्प हिम दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आपका कहा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये आप अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए ट्रांसलेट करवा देते हैं। बोध गया बिहार प्रदेश में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो आप इसका बनाएंगे बोध गया इज ए फेमस पिलग्रिम्स सेंटर इन द स्टेट ऑफ बिहार। वहाँ एक बड़ा मंदिर है, देयर इज ए बिग टेम्पल देयर। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। तो देयर इज ए देयर इज ए बिग आइडल ऑफ गौतम बुद्धा इन दिस टेम्पल। मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है जिसे पवित्र मानते हैं। तो पीपल ट्री नियर द टेम्पल विच इज द कंसिडर्ड सैक्रेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी आपको 25 वर्ड्स में आंसर देना होगा। 4 क्वेश्चंस आपके प्रोज के दिए होंगे। 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होंगे। और ये दोनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, जी हाँ, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, आपके 2-2, 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, चलो। और व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेलाज इज ट्रू फ्रीडम, या हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, तो इन 2 में से आपको एक करना है। फिर आपको एक लॉन्ग और एक 2 शॉर्ट। ठीक है, एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट आपके कहाँ आएंगे, प्रोज में आएंगे। और फिर आपके इसी प्रकार सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे, और एक सेंट्रल आइडिया आपका आएगा, और 4 लाइन की कविता भी आएगी। दोनों आएंगे, सेंट्रल आइडिया आएगी, 4 लाइन की कविता आएगी। और एक क्वेश्चन आपका पोएट्री से भी आ सकता है, जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। ठीक है, तो चाहे आप पोएट्री के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, या फिर आप पोएम ही 4 लाइन का लिखिएगा। तो मेरी समझ से पोएम बेहतर रहेगी। डस्ट ऑफ स्नो या फिर फॉग जैसे 2 कविताएं दी हैं, इनमें से एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है। फिर आपको सप्लीमेंट्री रीडर के आपके उसी प्रकार 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो ये पेपर कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और डाउनलोड कर लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सभी ज़बरदस्त हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।